बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज। ख़वातीन और हज़रात, आजकल तमाम तर खबरें अदालतों से आ रही हैं। आज भी अदालतों से बहुत अहम तरीन खबरें आई हैं, लेकिन यकीनन हर कोई बात कर रहा है ताहयात नाअहली की। लेकिन इससे पहले कि मैं ताहयात नाअहली के केस का जिक्र करूं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे, पहले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम जानते हैं PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि पैमरा प्रेशर डाल रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और नशर नहीं करने दे रहा उनका कंटेंट, इमरान खान की बातें, उनकी तकरीरें, जिसके ऊपर पैमरा ने जवाब वहाँ पे दाखिल करा दिया और कह दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इमरान खान की तकरीर नशर करने पर। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मेरी नज़र PTI के फेवर में जाएगी। साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक और खबर ये आई वहाँ से कि बल्ले के निशान की दरख्वास्त दायर की गई कि बल्ले का निशान दिलवाया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो इलेक्शन में रुकावट बने, इलेक्शन में दखल अंदाजी के जुमरे में आए, और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ साथ एक और अहम केस ये था जो फैसलाबाद धरना केस था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपना बयान जमा करा दिया और वाज़ेह कर दिया कि मैंने जो काम किया वो हुकूमत की हिदायत पर किया, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, साजिश की मुकम्मल तरदीद कर दी गई उनकी जानिब से। ये तो डेवलपमेंट्स थी, लेकिन साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की जो असासों की डिटेल सामने आई हैं वो भी हैरान कुन है। जो मुझे ये मालूम पड़ा कि मरियम नवाज साहिबा पर 2,89,00,000 का कर्जा है, तो मैं हैरान हुआ। लेकिन किसका कर्जा है, प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा। साथ साथ अमेरिका की मिसाल आज प्रोग्राम में आपको हम देंगे और बताएंगे कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर हमला किया तो वो किस तरह नाअहल हो चुके हैं और यकीनन किस तरह उनको सजा दी गई निज़ाम अदल, निज़ाम जमहूरियत, और पाकिस्तान में भी कुछ सिमिलर सिचुएशन में नज़र आ रही है होते हुए, उसके ऊपर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। MQM की बात भी होगी। MQM ये तो कह रही है कि हमने 8 हल्कों में अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है, लेकिन NA 242 जहाँ से शहबाज शरीफ को लड़ना है वहाँ पर डेडलॉक बरकरार है इत्तला के मुताबिक। और अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए मुस्तफ़ा कमाल को एडजस्ट कराया जाएगा या नहीं। लेकिन यकीनन आज की सबसे बड़ी खबर ताहयात नाअहली केस, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी है। क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नल एंड वॉइड कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज उठाया गया, जिसके ऊपर वकीला ने अपनी अपनी बहस की, अपने अपने दलाइल पेश किए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनके रिमार्क्स हमेशा हर रोज ही हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने ये कहा, कल उन्होंने कहा था पाकिस्तान अंदर से फ्रैक्चर हो गया है, आज उन्होंने जो बातें कही वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ताहयात नाअहली के हवाले से कहा कि अगर इस्लाम तौबा की इजाज़त देता है तो हमें भी, इंसानों को भी चाहिए कि वो दूसरे इंसानों को भी माफ़ी की इजाज़त दें और थोड़ी जगह बनानी चाहिए, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और जिससे ज़्यादा ज़रूरी बात की कि आमिर मुंतखब होकर नहीं आते, आइन तोड़ कर आते हैं। लोगों को इंतखाब से बाहर रखने के लिए कभी डिग्री और कभी 62-63 सादिक और अमीन का सहारा लिया जाता है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? इलेक्शन सर पर है, ताहयात नाअहली का फैसला करना है, जिस पर वकील ने कहा कि आमिरों ने आइन में तब्दीली की लेकिन पार्लियामेंट ने फिर कुछ नहीं किया। उस तब्दीली को तब्दील या खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। इसलिए सिर्फ आमिर जिम्मेदार नहीं है, वो सियासतदान है, वो पार्लियामेंट भी जिम्मेदार है जो आज इस पूरी सूरत हाल का शिकार हो रही है। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने पैनल का आपके सामने तारुफ करवाता चलो। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत गहरे तरीके से समझते हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब। जज़ाकल्लाह खैर सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग सर। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब आपके शुक्रगुजार हैं आपकी कीमती वक्त के लिए, और यकीनन लीगल हेल्प और कानूनी राय जानने के लिए हमारे साथ याया फरीद साहब भी मौजूद हैं। याया साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपकी कीमती वक्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू शुरू करेंगे, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। यकीनन आज सबका यही सवाल है, सियासतदान अपनी गुनाहों की सज़ा ताहयात काटेंगे या सिर्फ 5 साल के लिए? अब यही सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखता हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, पहले आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, एक तो अदालतों में जो हो रहा है आजकल के सियासी माहौल में, रऊफ भाई, वो आप उसे कैसे देखते हैं और उसका कितना लगता है आपको अदालतों पे दबाव है या अदालतों की वजह से दूसरे इदारों पर दबाव है? और साथ साथ ये ताहयात नाअहली, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अदालतों पे कभी दबाव वबाव होता नहीं है, वो खुद ही दबाव ले ले तो एक अलग बात है। पाकिस्तान की तारीख़ में 3-4 चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत समेत हर जगह तबाही के अलावा कोई बड़ा काम तो छोड़ के गए नहीं, और यही आज हम भुगत रहे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल,
इज़्ज़त माब ने जो 2 दिन से जो आपने अभी जिक्र किया ना, रिमार्क्स दे रहे थे, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं। सबसे पहला जो उन्होंने टेकअप किया और वो कहा कि जी सादिक और अमीन टाइटल तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सिवा किसी ये और का किसी है। इंसान के लिए हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। और जनाब ज़िया-उल हक साहब जो है मर्द हक और मर्द मोमिन ये काम करके गए और उसके बाद किसी ने इसको रोका नहीं। और सबसे बड़ा जो दूसरा एक और जो जुल्म हुआ अमली तौर पे, वो साकिब निसार साहब ने कहा और खोसा साहब ने कि जी सादिक और अमीन को डिक्लेयर करके मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया कि ये सादिक और अमीन है, तो फिर आप भुगतिए इन सारी चीज़ों को। ताहत नाअहली का मतलब ये है कि आप साबित करके सज़ा दे दें। जब आप सज़ा दे देंगे तो उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा ना। आप अगर एक शख्स ने चोरी की है और वो चोर साबित हो जाएगा, तो क्या आप उसको इस बात की इजाज़त देंगे कि आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद? लेकिन अगर इसके अंदर कुछ कानून साजी कर सकते हैं तो करना चाहिए। इस्लाम के निज़ाम इंसाफ में और जब काजी को बनाया जाता है ना, तो आज भी ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और काजी से ये तवक्को रखी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का जब चीफ जस्टिस बना के भेजे थे, तो कहा कि तुम्हें जल्लाद बना के नहीं भेज रहा हूँ मैं। बात इसका मतलब ये है कि जज का पहला काम ये है कि वो देखे हाउ टू पार्डन, इसको माफ़ कैसे किया जाए, बजाय इसके इसको सज़ा कैसे दी जाए। मुश्किल कम कैसे की जाए कौम की। हाँ, तो मुश्किल का ये इसी तरीके से किया जा सकता है कि ये जो बैकलॉग है इस वक्त, जी सबसे पहले तो ये ख़त्म हो। ये सियासी केसेस रोज़ाना की बुनियादों पे, हफ्तों की बुनियादों पे सबको इंगेज कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक मशवरा भी दिया था बहुत पहले कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह मौजूद है, इनको 2 शिफ्टों में चलाया जाए और बोर्ड पूरा डिस्चार्ज ना हो। एक जज के पास, एक जस्टिस के पास उसकी बेंच में 50 केस रोज़ाना आ जाते हैं। आप मुझे बताइए वो 50 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये। ऑब्वियसली तो आपको ये 22 लाख केसेस पेंडिंग है सर पाकिस्तान अब में। आप मुझे बताइए ना, 22 लाख। और सूरत हाल ये है कि ये जो सियासी मुकदमात हैं, असल में सियासी अदालतों को सियासी मुकदमात में मज़ीद उलझा दिया गया है। लेकिन एक काम अगर कर लें, और ये बड़ी मुझे उम्मीद है वाबस्ता है पाकिस्तान की जुडिशरी से, हर चीफ जस्टिस के बयान के बाद मैं खुश होता हूँ और उसके बाद मैं मायूस होता हूँ, लेकिन काजी फ़ायदी साहब के हवाले से वो अलग है। ट्रैक रिकॉर्ड है क्वाइट डिफरेंट। सिर्फ एक ऐलान हो जाए ना, तो आपको मैं बताऊँ 40% केस आज ख़त्म हो जाएंगे। और वो ऐलान ये हो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस को ये वाज़ेह हिदायत दे दी जाए कि जैसे ही कोई गवाह झूठा साबित हो तो वो घर न जाए बल्कि जेल जाए। लंबे टाइम के लिए खतरनाक सजा नहीं, खतरनाक सजा से बात ये कि जिस मौजू पर वो गवाही दे रहा है, जी। तो जो उसकी सजा है मुलजिम की, वही सजा उसको दी जाए। आप यकीन जाने ये सारे गवाह झूठी भाग गवाही जाएंगे। बंद हो जाएगी। लेकिन सर प्रॉब्लम रहो एक और से बड़ा है थोड़ा सा, वो ये है कि अब जो पेंडिंग केसेस हैं, ऑफ कोर्स टाइम बहुत लग जाता है अदालतों में, 25-30 साल कम से कम आपके पास हो तब जाकर कोई इंसाफ मिलने उसकी की वजह उम्मीद हो। अगर ये ऑर्डर भी आ जाए, ये कानून साजी भी हो जाए कि हर केस को निपटाने के लिए इतने दिन है आपके पास, इसमें आपने फैसला करना है, इसको 25 साल लटकाना नहीं है ताकि वकीलों की भी ईद हो जाए। और देखिए वकला की तो बहुत बड़ी अक्सरियत अच्छी भी है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल पता है वो जानबूझ के बड़े लोगों के केसेस चलाते हैं। मैं सऊदी अरब की आपको मिसाल बताऊं, वहाँ 3 पेशी के बाद फैसला होता है, सिवाय मौत के फैसले जो है उसमें इतने लंबे केस चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस पर ज़रा आप सोचिएगा भी, और ये मैं सबको कह रहा हूँ कि जितने भी झूठे गवाह हैं, जब 4 गवाह कोर्ट से जेल जाएंगे ना, जज को जैसे ही मालूम हो कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद आप जेल भेज देंगे और वही सजा देंगे जिसकी गवाही दी है। तो आपको मैं बताऊँ 40% गवाही जब भाग जाएंगे तो केस कैसे चलेंगे? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और यही अदल की पहली बुनियाद है। ठीक सर, कुरान ने कहा है कि जब तुम देखो तो गवाही से पीछे ना हटो, और झूठा गवाह जो है वो तो वैसे ही जहन्नुम में जाएगा। भाई इजाजत दे दो, बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका लीगल ओपिनियन भी यहाँ पे लेना जरूरी है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हमारे सामने रखेंगे। बैरिस्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच। आपकी नज़र में हु विल प्रीवेल, कौन जीतेगा, माजी के सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल फैसले या पार्लियामेंट की कानून साजी? बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जीतना तो पार्लियामेंट की कानून साजी को चाहिए, इसमें तो कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो सिर्फ ये देखना है कि जो कानून बनाया जा रहा है, क्या वो आइन की स्पिरिट के खिलाफ तो नहीं है, उसे सिर्फ देखना है। और अगर कोई ऐसी आइन की स्पिरिट से मुराद सर? मतलब आइन में अगर पार्लिमानी निज़ाम को वो उसकी स्पिरिट है, तो उसके खिलाफ बनने वाला कोई भी कानून जो होगा, उसे कालअदम करार दिया जा सकता है। आइन की रूह अगर ये है कि अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाना है, लेकिन किसी कानून के ज़रिए अशराफिया को फैसिलिटेट किया जाएगा, तो उसे वो कालअदम करार दे सकती है। ओके। इसी तरह आइन एक वफ़ाक की गारंटी करता है, जिसमें तमाम इकाइयाँ बराबर है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी अक्सरियत के बलबूते पे अगर कोई ऐसा कानून बनाए जी। जो वफाक के खिलाफ जाए और किसी एक मखसूस कौमियत को फायदा दे, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो आइन, क्योंकि आइन बालातर होता है कानून से, तो पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चीजें क्या देखेगी कि कानून पार्लियामेंट का बनाया चलेगा या नहीं चलेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को अपने बहुत से दाग धोने हैं, जो फैसले उन्होंने ये अगर कोई भी आजकल जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, बशमूल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस हो या बहुत सी नाअहलियों के मामले हों, ये तो अपने सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं गलत, जिनकी वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि किस फैसले के तहत चलना है। उन फैसलों के तहत चलना है जिसमें नज़रिए ज़रूरत मुतारिफ करवाया गया। उन फैसलों के तहत चलना है जिसमें आइन को तोड़ने की भी इजाज़त दे दी गई कि ये जी इनकलाब है, इसे मान लिया जाए, अवाम खामोश है। उस फैसलों के साथ चलना है जिसके अंदर आमरीत को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया, पीसीओ के तहत हलफ़ भी हुआ और फिर आमरों को कानून साज़ी का, आइन साज़ी का हक दे दिया गया कि 3 साल तक जो आपका दिल चाहे आप कानून भी बना सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे बहुत सी चीज़ें हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास इतनी मुद्दत नहीं है, तकरीबन आधी मुद्दत तो गुज़रने वाली है और 1 साल उनके पास महज़ पूरा साल है, 1 साल है और उस साल के अंदर वो क्या करेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दे, अपने फैसलों को ठीक करे, अपने इदारों को ठीक करे, अपने अंदर आने वाली सबऑर्डिनेट जुडिशरी को ठीक करे। 90% जो अवाम है, वो छोटे कोर्ट्स में जाती है, सिविल कोर्ट्स में जाती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जाती है या बड़ी हद तक वो सेशन कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चली जाए, सेशन कोर्ट्स में चली जाती है। तो उस निज़ाम को ठीक करने की बात है, लेकिन होता ये है कि क्योंकि टिकट्स नहीं बनते हैं, नीचे अगर अवाम का निज़ाम अदल ठीक हो, खा वो सिविल कोर्ट्स हों या आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स हों, तो उसकी तरफ कोई वो टिकट्स नहीं बनते हैं। टिकट्स तब बनते हैं जब ये इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसी बीमारी फैला दी है हमारी जुडिशरी में। टिकट्स तब बनते हैं जब कोई मशहूर पॉपुलर बात की जाती है, सेंसेशनल की जाती है। तो उस वक़्त वो टिकट्स बनते हैं और हर जज अपने फैसलों के ज़रिए अब ज़िंदा नहीं है या बोलता नहीं है, वो टिकट्स के ज़रिए बोलना चाहता है। और ये जो टिकर्स हैं इन्होंने मुसीबत बना दी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये मुसीबत बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे जजेस को, जैसे लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि जज कभी एक तो वक्त का फैसला नहीं करता, वो अगली सदियों को देखते हुए फैसले करता है और दूसरा जज कभी अपने जुबान से नहीं बोलता, वो अपने फैसलों से बोलता है। लेकिन जब से जजों ने बोलना शुरू कर दिया है, फैसले गूंगे हैं, ना सिर्फ गूंगे हैं, वो बहरे भी हैं, वो अंधे भी हैं और उन्होंने हमारी रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामान अपना काम करे और 2 महीने में पार्लियामान मौजूद होगी, वो अपना काम करे, कानून साज़ी करे। डिस्क्वालिफिकेशन में कानून पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगी तो महज़ कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले खत्म नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर इस वक़्त करेगी, ये काम या पहले करनी थी, आज इलेक्शन से ऐन वक़्त पे, तो फिर वो जो प्रोजेक्ट एमएनएस 2024 है, जी। 2024 उससे तक़वियत मिलेगी और फिर पता चलेगा कि अदालतें फिर इस्तेमाल हो रही हैं। राइट बैरिस्टर साहब, याया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपकी नज़र में जो आज समाअत हुई है, मैं तो उसे तारीख साज कहूँगा, हु विल प्रिवेल, कानून साज असेंबली या फिर सुप्रीम कोर्ट्स और उनके माजी के फैसले? देखिए, मैं आई विल ट्राई टू कीप माय लीगल एनालिसिस वेरी शॉर्ट। उसकी वजह ये है कि एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन रही है, ये एक एक्चुअली में तारीख साज भी है और एक इस तरह के डिलेमा में आ गई है, जिस डिलेमा के अंदर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसको कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ
या कोई भी लॉ की अमेंडमेंट ओवर रूल नहीं कर सकती। ये तो एक एस्टैब्लिश सी बात है कि कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ जो है, कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट वो ओवर रूल नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जब सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हायर कोर्ट ने की हो एक्सप्लेनिंग अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम यह है कि समीउल्लाह खान का जो केस था और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसके अंदर भी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि 5 लोगों की विजडम ने शायद पूरे पाकिस्तान की विजडम के ऊपर वो भारी हो गई है। और यही प्रॉब्लम आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत ज़ोर से इस बात पे एम्फसाइज़ किया कि ये अदालत या अदालत के जज साहिबान क्या ये बंदियाल डिटरमिन साहब का भी जिक्र आया था यार साहब। जी, बिल्कुल कि क्या कैन अ पैनल ऑफ 5 जजेस और 7 जजेस और इवन 17 जजेस कैन दे डिटरमिन कि कौन सादिक है और कौन अमीन है। मुझे लगता है सबसे डेंजरस बात जब होती है जब भी आप किसी को डिस्क्रेशन बहुत ज़्यादा दे देते हैं किसी फैसला करने की, वो जज हो या वो ब्यूरोक्रेट हो। अ, अगर तो ये डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर्ड ना हो तो फिर होता यही है कि कोई गाइडलाइंस नहीं होते जिसपे जजेस ने या ब्यूरोक्रेट्स ने या टेक्नोक्रेट्स ने चलना होता है। और मुझे लगता है समीउल्लाह का जो केस था उसका बुनियादी जो फंडामेंटल फ्लॉ है वो यही था कि कोई गाइडलाइंस थी नहीं और जजेस ने जो है फिर एक इतनी बड़ी एक डिक्लेरेशन कि कोई सादिक है या कोई अमीन है वो दे दी। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में मेरा लीगल एनालिसिस ये है कि देखिए इलेक्शंस एक्ट और समीउल्लाह केस के दरमियान में कोई ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्योंकि अगर तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसी बेस पर है तो समीउल्लाह केस विल ट्रम्प। क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर और कोई सेकेंडरी लेजिस्लेशन उसको ओवररूल नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को समीउल्लाह केस को ओवररूल कर देना चाहिए इस बुनियाद पे कि उस केस के अंदर फंडामेंटल फ्लॉज हैं। और वो फंडामेंटल फ्लॉज ये हैं कि कोई भी अदालत किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती किसी लाइफ टाइम के लिए। ना तो कोई स्पेसिफिक कानून मौजूद था जिसको उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया था कि ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। ये डिसीजन शायद अवाम का होना चाहिए। इट शुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वो डिसाइड करे कि किस शख्स को कितने साल की सजा होनी चाहिए और कितने शख्स को कितने साल की सजा नहीं होनी चाहिए। ये 5 या 10 या 17 लोगों का काम नहीं है। और जब हम देखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है। लेकिन एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बार एब्सेंसेस और वैक्यूम भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई हर चीज का जवाब आपको नहीं दे सकता। उसी लिए आपने सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करनी होती है। इलेक्शंस एक्ट जिस तरीके से एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है और ये जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है इसी ने मैकेनिज्म को ले डाउन करना होता है। लेकिन अगर आप इस तरह की जजमेंट को राइट। ओवररूल नहीं करेंगे तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस जो है उसका मकसद किल हो जाता है। और उसकी वजह से फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या इलेक्टोरल क्राइसिस डेवलप होगा जो आज हम देख रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रही है। तो आगे आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रोसीडिंग्स होंगी इवन फॉर अ लॉ स्टूडेंट एंड अ लॉयर के इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है। क्योंकि और मुझे लगता है एक याया काफ़ी आने वाली दिहाइयों तक जो है शायद ये वो फैसले हैं जो आगे वकील हजरात कोर्ट करके फैसले करवाएंगे मुस्तकबिल में। याया आई हैव टू गो जी टू अ ब्रेक, मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए प्लीज़। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे रऊफ सिद्दीकी साहब से कि वो कराची का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, कौन से हल्के से वो लड़ रहे हैं, क्यों अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया कि वो कहाँ से उनको टिकट मिलेगा, और क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब शहबाज शरीफ साहब के लिए एडजस्ट होने वाले हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले गुफ्तगू थी ताहियात नहली केस के हवाले से। यकीनन बहुत सारे मेरे मेहमान हैं, उनके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ कराची स्टूडियो में रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और यकीनन उनसे मैं कराची का सवाल ना पूछूं ये कैसे हो सकता है। रऊफ साहब, कराची का मुस्तकबिल, आपकी सीट, आपका हल्का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्या वजह है? क्या मुस्तफ़ा कमाल एडजस्ट हो रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं 2 जुमले ऐड कर दूँ जो दीगर अहबाब ने कहा। देखिए, सबसे बड़ा बड़ा अलमिया हमारे पास जो रहा और जिसे अब एड्रेस होना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब जो फैसले करके जा रहे हैं, तो किसी साहब ने फरमाया था ना कि 1 साल बहुत होते हैं। ये 2-3 दिन के बेहतरीन फैसले जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को और पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को एक ट्रैक के ऊपर ले आएंगे, उसका वायलेट कोई नहीं कर सकेगा।
मिसाल के तौर पे ये जो सादिक और अमीन वाला है, जो कितने खूबसूरत रिमार्क्स थे और कितने शानदार रिमार्क्स थे। बात यह है कि ये 5 और 6 जो जज है और 17 जजों का जो विजडम था जिसने ये फैसला सुनाया था सादिक और अमीन का, उनका ये विजडम ही नहीं था, ये तो उनका मफाद था जो आज सामने आ गया। उनकी सारी वीडियो लीक्स आ रही और है। बिल्कुल यही वजह है रऊफ भाई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब करप्ट इदारों की लिस्ट बनाई तो उसमें अदलिया को भी रखा कि यहाँ करप्शन है। नहीं, और ऐसा वैसा नहीं, नंगे तरीके से जो आज सारे के सारे आ गए। और ये सादिक और अमीन, पता है, गुनहगार इंसानों को आप सादिक और अमीन से भी इलेक्शन के मफादात के लिए दे रहे हैं। आप तो कुफर तक पहुंच गए। यानी ये बात आज वाज़ेह हो गई कि 62, 63 जो है वो आमिरों के लिए भी होना चाहिए, जजों के लिए भी होना चाहिए, अगर सियासतदानों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। या किसी के लिए भी ना हो। कोई कमबख्त इस म्यार पे पूरा उतर ही नहीं सकता। कोई कम बखत इस मैयार पे पूरा उतर। क्योंकि ये टाइटल खातिबुन नबीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि के वसल्लम लिए ये इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। अब आइए रऊफ कराची के ऊपर और अपनी आपने सीट के जैसा- ऊपर, और मुस्तफ़ा कमाल जो किसी के लिए एडजस्ट नहीं होते। अच्छा, सबसे पहली बात है, आपने मेरे हवाले से सवाल किए। बात यह है कि ये पार्टी फैसला करेगी कि कौन कैंडिडेट कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। और राब्ता कमेटी ने नॉमिनेशन भरने के लिए कहा, हम सब ने भर दिए नॉमिनेशन। अब इसको फाइनलाइज करते जाएंगे और जैसे ही इजलास होगा तो आप जैसा सीनियर सियासतदान फाइनलाइजेशन का इंतजार कर, बात हजम नहीं हो रही रऊफ भाई मुझे। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एमकेएम के हवाले से एमकेएम ही हजम नहीं होती किसी को, क्योंकि किसी को स्ट्रक्चर इसका पता ही नहीं है। हम सब लोग एक पार्टी डिसिप्लिन के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, हम तो टिकट मांगते भी नहीं हैं पार्टी से, हम तो ओहदा भी नहीं मांगते, ये पार्टी फैसला करती है। तो जो भी फैसला होगा वो 2-4 दिन में, क्योंकि अभी एक मरहला बाकी है ना, स्क्रूटनी हो गई है, नॉमिनेशन वापस भी लेने इसमें। फिर दूसरा आपने कहा मुस्तफ़ा कमाल एडजस्ट मुस्तफ़ा- होंगे नहीं होंगे, जी। 242 आपकी पक्की सीट। हाँ, तो वो हमारी बड़ी पक्की सीट है और हम सारी रवायती सीटें इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम जीत रहे हैं। और 2017-18 वाला गेम नहीं होगा आपके साथ। देखिए, उस दिन उसमें तो डकैती हुई ना, उसमें हम क्या करें। तो आज भी डकैती हो जाएगी, क्या बड़ी बात है। लेकिन अब डकैत उस वक्त भी थे, आज भी हैं। वो तो है, लेकिन आपने डकैतों के लिए कोई कानून साजी नहीं की। लेकिन कानून साजी की पोजीशन पे तो हम है नहीं, लेकिन हम अपने वोटों की हिफाजत तो कर सकते हैं। लेकिन जो इस माहौल है उसमें डकैती के चांसेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एमकेएम का वोट बैंक जो इंटैक्ट है वो ग्राउंड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन बात यह है कि सब हमसे ही आके मांग रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। एमकेएम जो सपोर्ट कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे इस सिर्फ सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंध में जो हमारे 18-19 ज़िले हैं जो बाकी है, वहाँ पे हमारे 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट हैं। हम वहाँ खड़े होकर जीत नहीं सकते, लेकिन दूसरे को हरा सकते हैं वहाँ पे। तो अगर हम सपोर्ट करें तो हज़ारों वोट हम डाल रहे हैं ना। फिर आप देखें, सदर का वोट चाहिए हम होगा तो हमारे पास आएंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट है तो हम, यानी हम वोट ही वोट देते रहे। फिर हम स्पीकर का भी वोट दे, अच्छा हमें कोई वोट नहीं डालना। तो इस दफ़ा आप बोलेंगे ना यार, इस दफ़ा तो हम बात करेंगे कि भाई 1-2 दफ़ा हमें भी वोट डाल के देखो, ताकि हम भी तो वो मज़े लें ना। इलेक्शन दिन पे डाकू नजर आए तो क्या करेंगे। तो ये काम उन इदारों का है जो ये देखें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े जो सबूत होंगे वो आपके कैमरे होंगे जो चल रहे होंगे। यानी ये अच्छी बात है कि आपने, बोरियों का जिक्र अब नहीं आता, एमकेएम का जिक्र जब आता है। यार पहले भी बोरियों का जिक्र, यार हम तो 22-23 हज़ार लाशें तो हम लेके घूम रहे हैं। तो हम मतलब है हमारी लाशें तो और लाशें ये हैं, शहर तो बाकी सर लाखों करोड़ों की लाशें लेके घूम रहे हैं ना, ये भी तो देखें। देखिए ना, मतलब है बात यह है, अभी आप मुझे बताइए, गुज़िश्ता 15 बरस से तो आपने यहाँ की नुमाइंदगी छीन ली, आपने तो यहाँ की आरजुएं और जज्बात तक छीन लिए। अभी 2018 में क्या हुआ, कराची को लाहौर बनाएंगे। कराची को कराची बना लें तो नहीं, कराची नहीं बनाए। मैं और हम मैं ही कराची बनाए। 35 साल से रह रहा हूँ, कराची को कराची ना बनाइएगा। कराची बहुत शानदार, को बना दे लाहौर इस्लामाबाद जैसा, मैं शुक्रगुजार हूँ सर। वैसे शहबाज शरीफ को आप खराज तहसीन पेश करें। लाहौर में जब गया मैंने देखा, ये जेल में थे शहबाज शरीफ साहब, तो हम तो बड़े फेयर लोग हैं ना, तो मैंने कहा यार जिसने शहर को बनाया वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो आपका मतलब है हम कराची बनाने के बाद जेल में जाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलावल साहब ने जो 10 निकात रखे सामने और कह दिया है वाज़ेह तौर पे कि ये मंशूर का एक हिस्सा है जो सोशल वेलफेयर का है, दूसरा पॉलिटिकल, आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरे इशूज़ दूसरे हिस्से में आएंगे मंशूर के। लेकिन सर बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी पे तनकीद ये कर रहे हैं कि बिलावल साहब ने बहुत सारे कार्ड्स, भूख मिटाओ मुहिम, नौजवान कार्ड, सेहत कार्ड, तालीम कार्ड, मुफ्त घर, ये नौकरी, बहुत सारी 300 यूनिट बिजली फ्री,
तनख्वाहें डबल, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो ऐसा लग रहा है कि कोई जो 15 साल से हुकूमत कर रहा हो और वो ऐसी बातें करे तो वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोग और ये भी कह रहे हैं कि भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है कौम को, कि वो घर बैठें और बस पैसे लें उनसे और खाएं और मेहनत ना करें। देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा तो किया जा सकता है। जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड पे ये कहा था, हमारे बाद में 2 हुकूमतें हमारे मुखालिफ आईं और उन्होंने उसी को कंटिन्यू भी रखा और उसे बढ़ाया भी। एक हुकूमत ने सिर्फ नाम चेंज किया, लेकिन इसकी अफादियत को माना। फिर आपके जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल हैं इदारे, उन्होंने भी इसे माना। इवन IMF ने कभी नहीं कहा कि ये इससे आपकी इकोनॉमी खराब होती है, सपोर्ट किया। आज भी वो कहते हैं कि हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। देखिए, असल में बात क्या है, एक होता है ये जो हमारा प्रोग्राम आया है, ये फौरी तौर पे एक उन लोगों को जो तंग आए बैठे हैं, जिन्हें हर दफा कहते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक मरहले से गुजरा है और आवाम कुर्बानी दे। ये सुनते सुनते उन्हें 75 साल गुजर गए। पीपल्स पार्टी उन्हें ये नहीं कहती कि आप कुर्बानी दें। पीपल्स पार्टी फौरी रिलीफ देती है। और रिलीफ कैसे देती है कि सब्सिडी आप हमेशा, दूसरी गवर्नमेंट्स भी देती हैं, मैं भी आपको गिनवा भी देता हूँ। दूसरी गवर्नमेंट्स जो सब्सिडीज देती हैं वो बहुत अमीरों को देते हैं, अशराफिया को देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को, टारगेटेड बड़े बड़े सब्सिडीज अब आप देंगे। जागीरदारों को। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सब्सिडी आम आदमी, गरीब आदमी को देनी चाहिए। और ये BISP का और BISP के जरिए दूसरा, और ये जितने भी आ रहे हैं, ये उसके लिए है। अब वजह क्या है, देखिए, अब 18 के करीब वजारतें ऐसी हैं जो 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों तक, लेकिन आज भी वो ऊपर है, जिससे तकरीबन 380 बिलियन रुपए जो है वो जाया हो रहे हैं वफाक। अगर वो हम लाएं नीचे सूबों के अंदर, तो एक तो ये पैसे बचेंगे अवाम के लिए। दूसरा, जो सब्सिडी, जो टारगेटेड सब्सिडी है, वो 1800 अरब के करीब है, बिलियन के करीब दी जाती है अमीरों को। अगर अब ये आम आदमी को देंगे तो इसका फौरी तौर पे रिलीफ देने की बात है। ये जो भूख मुका हुआ है, अब उन्हें आप ये कहेंगे कि अभी हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी अब 5-10 साल में ठीक होगी, उस वक्त तक आप भूखे मरते हैं तो मरे, आपके घर में चूल्हा जलता है ना जले, आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं ना खाए। हम तो नहीं, हम तो अभी एशियन टाइगर बनने वाले हैं। अब ये एशियन टाइगर का 40 साल पहले नारा लगा था, हम तो नहीं बने। अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर BISP ना देती, ये तनख्वाहों में इजाफा ना करती, फौरी तौर पे सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम ना देती, तो वो बंदे किधर जाएं आपके एशियन टाइगर बनने तक। तो पहली बात ये है कि फौरी रिलीफ। अब तो फलाही रियासतें होती वो हैं कि जो गरीब तरीन तबके को अपनी तरजीह बनाते हैं फौरी तौर पे। देखिए ना, ये मुल्क ऐसा है, सदर पाकिस्तान से लेकर नीचे वाला तो पल रहा है रियासत के खर्चे पे। पेट्रोल, बिजली, घर, खाना पीना, मुलाजिम, वो रियासत देगी। गरीब की दफा कहते हैं भिखारी बना दिया। इधर सदर पाकिस्तान भिखारी नहीं है, उसे लेकिन आप फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर फ्री साहब, अगर पेट्रोल अगर दे थोड़ा रहे सा ऐड करने थे मेरे सवाल में, यहीं पे आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर लेट्स से कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था सर मंशूर का, कि हमें किस तरह अपने सियासी हालात बेहतर करने हैं, मुआशी हालात बेहतर करने हैं, आइनी हालात बेहतर करने हैं, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो अभी तक नहीं आई है। जो सोशल वेलफेयर वाली चीज़ है कि हमने किस तरह लोगों को मुश्किल से निकालना है और उनकी मदद करनी है, वो आ गई है। तो ये सोशल वेलफेयर के अंदर इतनी प्लानिंग स्ट्रेटजी चाहिए नहीं होती, तो आसान सी बात थी। जो मुश्किल वाली चीज़ है वो अभी तक आपने नहीं की सर, क्यों? देखिए तला भाई, असल में होता ये है कि जो अवाम है, अवाम के दरमियान आपने जाना है। अवाम अपने रिलीफ के बारे में फौरी तौर पे पूछती है। अवाम आपकी आईनी बहसों के अंदर नहीं उलझती है। अवाम ये नहीं समझती कि ये जो स्मूथ फंक्शनिंग है इंस्टीट्यूशंस की, होती रहे भला, हमें तो बताओ हमारे लिए क्या करोगे। तो फौरी अवाम को एड्रेस किया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत सा काम आईनी मामलात कर चुकी है। हमने 1973 के आइन को दोबारा से रीराइट ही समझे किया है। उसके बाद सूबाई खुद मुख्तारी का मामला हमेशा के लिए हल किया है। हमने मामला जो हैं कौमी सतह से नीचे डिवॉल्व कर दिए, सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात दिए हैं। नहीं तो जब हम आए थे तो ताकत का मरकज तो वो ऐवान सदर था, पार्लियामेंट को ताकत दी, पार्लियामेंट ने सूबों को दी। अब सूबों को काम है कि वो नीचे बल्दियाती इदारों को, जो मुकामी हुकूमतें हैं, उन्हें दे। तो अब ये जो दूसरे मामला थे हमारे मंशूर के अंदर, वो सारी चीजें हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए होती हैं और वो तहरीरी होगा सारा मंशूर, उसके अंदर पीपल्स पार्टी से बेहतर। और उसका हमारा एक जो बहुत बड़ी बात है, ये जो सियासी तकसीम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी नफरत है, इसके लिए तो हमारा ये है कि अब पुराने सियासतदानों को
छुट्टी पे चले जाना चाहिए, अब रेस्ट कर लेना चाहिए। जो वो छुट्टी की और अपनी रिलीफ की दरखास्तें अदालतों में दे रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमें जेल में ना रखे, हमारी कोई चीज कम हो जाती है, कोई बढ़ जाती है तो हमें रहने दें, हम अब लेकिन बड़े लेकिन सीनियर बैरिस्टर साहब, सिटीजन। मेरे हाथ में ना एक बड़ा तफसीली MQM पाकिस्तान का मंशूर है इस वक्त, जिसके अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है कि किस तरह तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, मुल्क का मुस्तकबिल, किस तरह तरमीम करनी है, आइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, जो कि मेरी नज़र मैं में जितना सब मुकम्मल इसमें तैयारी के मैं साथ आए हुए हैं। नहीं, हमारा मंशूर जो है बिल्कुल हमारा पिछला मंशूर भी, क्योंकि 2013 में भी हमें मौका नहीं मिला हुकूमत का और 2018 में भी नहीं मिला, तो हमारा मंशूर है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मिसाक जमहूरियत को 80% नाफिज किया, उसका नामुकम्मल एजेंडा, दूसरे मामलात, वो सारे उसमें भी हैं और अब हम एक दफा करके वो लेके आ रहे हैं। और राइट। हमसे बेहतर मंशूर तो ना किसी ने पहले पेश किया है और ना उस पर अमल दरामद। वाहिद आज हमारे मंशूर ने 2007 वाला, और 2013 जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, उस मंशूर को पढ़ें, क्या हमने उस पर अमल किया है या नहीं किया, ठीक और सर। बाकियों का भी मंशूर पढ़ें। और मैं उनके नारे, आखिरी बात करूंगा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, किधर गई वो सारी चीजें? हवा में उड़ एशियन का गई सर। इनके बड़े नारे थे ना, और हमारे जो नारे हैं, दहशतगर्दी को खत्म करना, मुल्क के अंदर गरीब आदमी को ताकत का सरचश्मा बनाना, सूबाई खुद मुख्तारी देना, वो तो हम मुकम्मल कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने सिर्फ महज नारे नहीं लगाने होते, हमने अमल दरामद करना होता राइट सर। अच्छा, मैं याया साहब आपसे आखिरी एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट से 2 खबरें आई। एक PTI की हक में आई, जहाँ PTI ने ये दरख्वास्त की हुई थी कि पैमरा प्रेशराइज कर रहा है चैनल्स को, और फिर पैमरा ने ये वजाहत की कि नहीं, इमरान खान की तकरीर नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी खबर PTI के लिए अच्छी नहीं थी, उन्होंने बल्ले के निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की, मुस्तरद हो गई। जिसके अलावा ऑनरेबल जज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई ऐसा फैसला न किया जाए जो इलेक्शन में दरअंदाजी का मुर्तकिब हो, इसीलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। आपकी नज़र में जो हो रहा है PTI के साथ अदालतों में, वो सही हो रहा है या नहीं? देखिए, पीटीआई के साथ अदालतों में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक दूसरा मामला है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है, मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी फ्रॉम द डे वन रही है, वो बहुत गलत रही है। और ये बात मैं बहुत अब इस शो में भी कहता रहा हूँ, बाकी दफ़ा बरमला भी कहता कहते रहा रहे हूँ हैं आप ये बात। कि कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, उनकी स्ट्रेटजी शायद, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की लीगल टीम जो है, वो दे हैव आल्सो स्टेप्ड इनटू द शूज़ ऑफ पॉलिटिशियंस। शायद आज ओके। पीटीआई की जो पार्टी है, उसको पॉलिटिशियंस और इलेक्टेबल्स नहीं चला रहे, वकील चला रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो जो तो लॉयर्स आपकी होते नज़र हैं, में उनको भी PTI के नाम में PTIL लिख देना चाहिए, PTI लीगल। जी, बिल्कुल। लेकिन ये इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्टेबल्स, देखिए, कुछ कुछ बातें सियासी जलसों में और टीवी पे और अखबार में अच्छी लगती है, लेकिन अदालतों में अच्छी नहीं लगती। और जो पेशावर हाई कोर्ट का कल फैसला आया है रिगार्डिंग द बैट, उसमें यही साबित हुआ है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना केस अपने मेरिट्स पे ही लड़ना होगा आपको। आप PMLN या पीपल्स पार्टी के कंधे पे गन रख के कुछ नहीं कर सकते। आप उनको एग्जाम्पल बनाकर अपने केस को मजबूत नहीं कर सकते। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उनका वो बहुत टाइम से आपको कहती आ रही थी कि आप इलेक्शन करवा लें, फ्री एंड फेयर करवा लें, तो बेहतर होता कि अगर पीटीआई इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा लेती, रादर देन ये है कि बाकी पार्टीज को का एग्जाम्पल देकर ये कह देना कि हमें हमारे साथ ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। अगर तो पीटीआई को ये लेकिन मालूम है कि याया उनके साथ साहब, ज्यादा मेरा स्क्रूटनी हो रही सवाल है। ये इसलिए भी आपके सामने आया कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा जरताज गुल की वीडियो वायरल होती है, वो रो रही हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, जंग तो नहीं लड़ रही हूँ, मैं जब तक अदालत में बैठी हूँ, जब तक मुझे जमानत नहीं मिलेगी। फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पहुँचते हैं, उनको जमानत देते हैं, बाहर एक बड़ा हुजूम पुलिस वालों का मौजूद उनको गिरफ्तार करने के लिए, जो गिरफ्तार नहीं कर पाता। तो लोगों को एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है लोगों के दिमागों में कि यार ये कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा PTI वालों के साथ। देखिए, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है, या जो सोशल मीडिया का तासुर है, वो उसको आप अदालत में बेस नहीं बना सकते। अदालत में तो आपने अदालती कागज़ात को पूरा करना होता है, और यही जो केस था बैट का, बल्ले का, उसमें यही नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एक चेक लिस्ट थी।
और अच्छे वकील जो होते हैं वो ज़रूर एडवाइस करते हैं अपनी पार्टी को कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हमने अदालत के सामने अदालती कागज़ात को ज़रूर पूरा करना है। और देखिए पीटीआई का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक बड़ा वेल डिफाइंड और मसाली कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शंस के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए बगैर उन्होंने एक इलेक्शन करवाए और बाद में इलेक्शन कमीशन के सामने खुद एडमिट किया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन कोई रूल्स का ज़िक्र कर दिया। तो और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के पास चले गए। पेशावर हाई कोर्ट जिसकी जुरिसडिक्शन बनती भी नहीं थी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया वो बड़ा प्रीमेच्योर नज़र आया। इसी वजह से कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक ह्यूमिलिएशन हुई पीटीआई की लीगल टीम की। और अब नज़र यूँ ही आता है कि पीटीआई के लिए अब एक इलेक्शन डिज़ास्टर होने वाला है, जब उनके पास अपना बैट का सिंबल नहीं होगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो जो नज़र आएँगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात बात ये है कि आपने अपना केस अपने मेरिट्स पे लड़ना है। अगर तो आपको लगता है कि आपकी स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही है, अगर आप कन्विंस्ड है कि आपको ख़ास तौर पे प्लेस किया जा रहा है, तो फिर तो लीगल टीम को अपना होमवर्क और ज़्यादा करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब तो हम बिल्कुल भी पैरामीटर्स ऑफ लॉ में फ़ॉल नहीं करते। जी ये जी। तो वही बात हो जाएगी कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो इम्तिहान देने गया, तो जब घर आया तो सिफ़र मार्क्स थे, तो माँ-बाप ने पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 इतना मुश्किल था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ दिया। तो लगता है कि पीटीआई वाले आजकल कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि स्क्रूटनी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अब हम कुछ भी ना करें। और ये लीगली नहीं हो सकता। लीगल कागज़ात की और कंडीशंस की और प्री रिक्विजिट्स को पूरे किए बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। जुडिशरी का रोल इलेक्शन करवाना नहीं है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये बहुत स्ट्रांगली कह दिया हुआ है कि जुडिशरी इलेक्शन नहीं करवाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शन करवाएगी। आप उनको बायपास करके जुडिशरी से ऑर्डर्स फेवरेबल एक लिमिट तक ले सकते हैं, लेकिन जुडिशरी कैन नॉट स्टेप राइट इनटू द शूज़ ऑफ इलेक्शन कमिशन एंड से राइट। कि आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे। बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बताएंगे कि 6 जनवरी 2021 अमेरिका के दारुल हुकूमत में क्या हमला हुआ था और 9 मई 2023 पाकिस्तान में क्या हमला हुआ था। अमेरिका में क्या सज़ा हुई है, पाकिस्तान में क्या होने वाली है या हो सकती है, तफसीलन बात ब्रेक के बाद। 6 जनवरी 2021 अमेरिका की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है। वजह इसकी ये है कि उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब यह मालूम पड़ा कि उनका वक्त पूरा हो गया है, इलेक्शन में वो हार चुके हैं, जो बाइडेन जीत चुके हैं, तो उन्होंने दफ्तर छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने वोट बैंक से कहा कि वो जमा हो जाएं, हल्ला बोल दे वाशिंगटन पर। और फिर हमने देखा कि कैपिटल हिल के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की गई, जिस तरह दफ्तर के अंदर मुजाहिरीन घुसे, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, इंतज़ामिया ने सब कुछ देखा, सब कुछ मॉनिटर किया, वीडियोस बनाए, कमीशन तहकीक के लिए बनाया गया और फिर एक एक शख्स को फुटेज के जरिए पकड़ा गया, सजाएं दी गई। ना सिर्फ छोटे लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। वहां की अदलिया ने उन्हें नाअहल करार दे दिया है इस हमले की वजह से। अब लोग ये सवाल पाकिस्तान में उठा रहे हैं कि 9 मई 2023 को भी हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ा हमला हुआ। क्या जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नाअहल हुए हैं, उस तरह क्या इमरान खान को भी पाकिस्तान में नाअहल करना चाहिए या नहीं? टेक्निकल एक गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सिंपल क्वेश्चन सर, अब अमेरिका तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां इतना निज़ाम और अदल बेहतरीन है और वहां पर यह फैसला कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया जाए। क्या आपको लगता है ऐसा फैसला पाकिस्तान में भी आ सकता है? देखिए, जो अमेरिका 250 साल पुरानी जमहूरियत है और आप जानते हैं उनके आइन की जो कोर 3 वैल्यूज हैं, वो लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। और अमेरिकी जो कौम और अमेरिका का जो नजरिए हयात है, उसमें फ्रीडम जो है, आज़ादी, वो सबसे बड़ी कोर वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने अपने साबिक सदर को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बाज रखा है। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा लम्हे फिक्रिया है उन तमाम लिबरल फोर्सेस और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए, जो कि एक मैं समझता हूँ कि रियासत के कौमी सलामती के तकाज़ों से बालातर होके
कोई मादर पिदर आज़ाद किस्म की जमहूरियत का तसव्वुर रखते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत रही तकरीबन 4 साल, 2018 से 2022 के मार्च तक, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हॉलो सा और शैलो सा जो बयानिया मुरतब किया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। उनको वो तमाम तर वो वसाइल और सहूलियात तमाम रियासती इदारों की जानिब से मैसर थे, और फिर जब उनको एक आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से वो इक़्तिदार से अलग हुए, तो उनको कोई ये फ़ोर्स नहीं कर रहा था कि वो पार्लियामेंट से निकल जाएँ और इस्तीफ़े दे दें। तो उन्होंने खुद ये चूज़ किया कि पार्लिमानी सियासत के बजाय ऑपोज़िशन में बैठ के कंस्ट्रक्टिव आईनी रोल अदा करने के बजाय उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगले 1.5 साल जो उन्होंने सियासत करनी है, वो रियासत के ऊपर हमला करके करनी है। तो ये उनका सियासी फ़ैसला था। और अब जब कि हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, तो उनकी ये तवक्को कि जनाब जैसे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, हमारे बिल्कुल वही हुकूक है और हम उसी तरह बिल्कुल साफ शफ़ाफ और गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार हैं, और हम आज के दोबारा से आपको नुमाइंदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक रखते हैं। तो ये गैर हकीकत पसंदाना सोच है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग इसको अहमियत नहीं देते, वो ये है कि आइन का सबसे अहम जो शिक है, वो आर्टिकल 5 है, जो कि हर शहरी पे, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, सियासतदान हो, कायद हो, उस पे आयद होती है। और वो ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी को रियासत का लॉयल सिटीजन होना है। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत के ऊपर हमला करें, रियासत के इदारों के ऊपर हमला करें, जीएचक्यू के ऊपर और आईएसआई के दफ्तर के ऊपर और कोर कमांडर के घर के ऊपर, और उसके बाद आप ये कहें कि जो ह्यूमन राइट्स की जमानत आइन देता है, उसके तहत मैं अपनी सजाओं से बच जाऊं, या इलेक्शन कमीशन और जो और आला रियासत अदलिया की जो जो मोहम्मद अली साहब ताजुबी कार्रवाई है, उससे अपने आप को महफूज जो कर लूं। रियासत से वफादार नहीं होगा उसके साथ क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है, उसको मैं 2 जुमलों में समराइज़ कर देता हूँ। ये यूँ समझें कि एक आइन के 2 पलड़े हैं, जिस तरह कानून के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में पाकिस्तान के हर शहरी ने रियासत के साथ लॉयल्टी का ओहद और हलफ उठाया हुआ है, और दूसरे पलड़े में रियासत पाकिस्तान के शहरियों को हुकूक देती है, सिक्योरिटी देती है, इज़्ज़त देती है। ये नहीं हो सकता कि कोई शहरी किसी भी वाबस्तगी से उसका ताल्लुक हो, सियासी जमात से ताल्लुक हो, लीडर हो या नुमाइंदा हो, वो रियासत पे हमला करे, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और फिर ये तवक्को करे कि रियासत उसके ह्यूमन राइट्स और उसके नुमाइंदगी के हक को भी प्रोवाइड करेगी। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आला अदलिया हो, उनसे ये तवक्को है कि वो सियासी और आईनी और कानूनी मामलात को अलग करके देखेंगे। देखें, जो लोग जो हैं जिनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि वो मुर्तकिब हुए हैं रियासती इदारों पे हमले में, उसकी प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, फैसिलिटेशन में, मैं समझता हूँ आइन और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए इस मामले को, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सदर ट्रंप को मिली है। दूसरी तरफ वो मामला जो लोग उसमें बेगुनाह साबित होते हैं, उनको वो तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए जो किसी भी शहरी को हासिल होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके तवज्जुह से और ऐड करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ रियासती इदारों पे हमले का मामला नहीं है। कौमी सलामती के 2 और बहुत अहम मामलात हैं जिसमें इस जमात ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। एक माशी मामला है कि जब आईएमएफ को खत लिखा इस जमात के नुमाइंदों ने कि जनाब आप पाकिस्तान को रिलीफ ना दें, और पाकिस्तान को जो एड है वो ना दी जाए। अभी हाल ही में वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक स्टोरी आई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी भी उन्होंने राब्ता दोबारा किया है आईएमएफ से कि जनाब अगर इलेक्शन में हमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता, तो आप पाकिस्तान को नेक्स्ट किस्त ना दें। ये भी तो इसका उनके वोटर या जमात को तो कोई फायदा नहीं है, ये भी पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है।
और जो चौथा मामला है, आप जानते हैं कि सीपेक पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। आपने उसको डिले किया, आपने चीन को नाराज किया, और तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के उन्हीं शहरियों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में, जिनके माशी मफादात को आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो जब इन तमाम मामलात को आप मजमूई तौर पे देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो मफादात को जिस भी शख्स और जमात ने नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहिब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नाअहल हुए हैं, पाकिस्तान में भी 9 मई के हमलों के बाद इमरान खान भी नाअहल होंगे। कानून एक्शन लेगा, अपना काम करेगा और कानून के तहत ही सज़ाएँ होंगी। और यकीनन आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट हर पाकिस्तानी के लिए, जिसमें यह अहद है कि वो रियासत के साथ हर शहरी, चाहे वो फ़ौजी हो या किसी और इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, वो वफादारी करेगा रियासत के साथ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।